दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो लास्ट जो मेरा वीडियो था विटामिन डी का, उसकी तरह ये भी एक विटामिन ही है जिसका नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 भी इसी तरह ही एक अहम जुज़ है जिस्म का, जैसे दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अब इसकी कमी की वजह से आपके जिस्म पे क्या क्या असरात होते हैं और इसके जिस्म पे क्या नुकसानात होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इस विटामिन को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इसकी कितनी मिकदार हमारे जिस्म को दरकार होती है और हम इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। विटामिन B12 की कमी को दूसरे अल्फाजों में कोबालामिन डेफिशिएंसी भी कहा जाता है, जिसकी कमी से जिस्म में बहुत सारे अहम असरात पड़ते हैं। उनमें से मैं आपको चंद बताता हूँ जिनका जिक्र करना ना सिर्फ अहम है बल्कि उन असरात को ख़त्म करने के लिए आपको फ़ौरन ही तदाबीरी इक़दाम करने पड़ेंगे, वरना फिर आपके जिस्म में ऐसी चेंजेस आ जाएंगी जो आप बाद में अगर विटामिन B12 को पूरा भी करें तब भी वो रिवर्स नहीं हो सकते। तो उनमें सबसे पहले जो है नंबर 1 पे वो है थकन सी महसूस होना, जिसको हम टायर्डनेस कहते हैं। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से इंसानी जिस्म में खून के खलियों का कम हो जाना, जिसकी वजह से जिस्म में खून की मिकदार कम हो जाती है, जैसे मेडिकल की ज़बान में एनीमिया हम कहते हैं, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त थका थका सा रहता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में जो अहम एनीमिया होती है वो है पर्निशियस एनीमिया। अब पर्निशियस एनीमिया में जो सबसे ज़्यादा जो 3 सिम्टम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजर होते हैं, जिनमें एक एनीमिया होता है जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसकी वजह से हमारे जिस्म में जो DNA सिंथेसिस होता है और स्पेसिफिकली जो जिसके 2 जुज़ होते हैं, एक होता है प्यूराइंस और दूसरा है थायमिडिन। इन दोनों अज्जा का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से जिस्म के अंदर जो प्रोसेस होता है बनने का वो अमल रुक जाता है। ये अमल इंसानी जिस्म के हड्डियों के अंदर जो एक गूदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं उसमें होता है। अब इसके सिंथेसिस ना होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो खून के लाल खलिए हैं जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं वो हमारे इमेच्योर से बन जाते हैं और वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो भी उन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि वो अगर प्रॉपर मैच्योर नहीं बनेंगे तो लंग्स से ऑक्सीजन सही मिकदार में वो हमारे जिस्म में या फिर हमारे ब्रेन में सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये सबसे बड़ा ये एक मेन इसका इफ़ेक्ट है। दूसरी जो अलामत है पर्निशियस एनीमिया की वजह से वो है आपके जो GIT का जो सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस, जैसे आप कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या कभी आपके को मोशंस लगना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह विटामिन B12 की कमी की वजह से आपका जो हाजमे का सिस्टम है उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है, तो फिर किसी वक्त आपको कब्ज़ होगा तो या फिर किसी वक्त आपको मोशन से लग जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे जो अलामत ज़ाहिर होती है विटामिन B12 की कमी की वजह से वो होती है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जिसको हम कहते हैं दिमाग पर असर होना, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं। और अगर विटामिन B12 की कमी बढ़ जाए तो नफ्सियाती असरात भी मुरतब हो सकते हैं। और अगर विटामिन B12 बच्चों में कम हो जाए तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों में चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, बच्चों के पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। इसीलिए अगर बच्चों में ये अलामत आपको नज़र आना शुरू हो तो फ़ौरन ही आप विटामिन B12 का जो टेस्ट करवा लें और फिर कंफर्म करें कि उनके जिस्म में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो फ़ौरन ही उसे करेक्ट कर दें। और जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का वो है न्यूरोपैथी।
न्यूरोपैथी की कैफियत में इंसानी जिस्म का नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से दिमाग तक सिग्नल की रसाई रुक जाती है। अगर हमारे जिस्म से दिमाग तक सिग्नल की रसाई रुक जाए तो फिर जो भी हम काम करना चाहते हैं या जो हम दिमाग से सोचते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे तो उसका अमल भी रुक जाता है। इसका मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि जैसे हम कोई चीज़ उठाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग से सिग्नल्स आते हैं, तो हमारा जो हाथ है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो अगर वो सिग्नल्स ही हमारे हाथ तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा दिमाग तो काम कर रहा है, वो हमें सिग्नल्स भेज रहा है, लेकिन वहाँ से जो हमारा ट्रैक है, जो रास्ता है सिग्नल्स को पहुँचाने का, तो वही अगर ख़राब हो गया तो वो सिग्नल्स हमारे हाथ तक नहीं पहुंचेंगे, और हमारे हाथ तक जब अगर सिग्नल नहीं पहुंचेंगे तो फिर हमारी जो हाथ की जो मूवमेंट है या जो काम करने की सलाहियत है वो भी रुक जाएगी। इसी तरह विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे नसों में पड़ता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आप फ़ौरन ही अगर आपके जिस्म में ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो आप अपने विटामिन B12 का टेस्ट करवा लें और उसकी कमी को जल्द से जल्द पूरा कर दें। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 की कमी की वजह से जो हमारे खून के जो खलिए हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, वो एक नामुकम्मल, जिसको इमेच्योर कहते हैं, वो बनना शुरू होते हैं। अब उनके बनने से क्या होता है कि हमारे जिस्म में जो खून का जो एक मिक़दार है नॉर्मल, वो कम हो जाता है। अब खून के मिक़दार को कम होने की वजह से हमारे जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर लो होने की सूरत में बहुत सारे अलामात जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, जिसमें सबसे जो अहम है वो होता है चक्कर आना। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ इक़साम के हार्मोन्स होते हैं, जो विटामिन B12 की कमी की वजह से उनमें कमी वाक़ हो जाती है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 की कमी की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें शदीद किस्म का डैमेज पैदा होता है, जो कि आप अगर विटामिन B12 की कमी पूरी भी कर दें तब भी वो नर्वस सिस्टम और जो ब्रेन है उसमें जो डैमेज हो चुका है वो रिपेयर नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B12 की कमी किन किन वजूहात से होती है और जो मेन कौन से उसके असबाब हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन B12 की कमी होती है। तो पहले नंबर पे जो है वो ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें विटामिन B12 कम हो या बिल्कुल भी मौजूद ना हो। अब दूसरा जो रीज़न है वो है विटामिन B12 का हमारे स्टमक या मैदा उससे अपना जिस्म में एब्ज़ॉर्ब न होना। अब तीसरे नंबर पे जो रीज़न है वो है जिस्म में बैक्टीरिया का ज़्यादा मिक़दार में पैदा होना या बार बार इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से भी विटामिन B12 का वहाँ से ब्रेक डाउन होना जिस्म में। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जो काफ़ी अरसे से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसमें ख़ास तौर पे रेनिटिडीन सरफ़हरिस्त है। उसके अलावा ऐसे अफराद जो अल्कोहल का वाफर मिक़दार में इस्तेमाल करते हों उनमें भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। दोस्तों, हमारे जिस्म को विटामिन B12 की कितनी मिक़दार रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने के लिए चाहिए होती है, जिसका रेशो ख़वातीन या मर्द हज़रात में तकरीबन सेम ही होता है। अब 19 साल से लेकर 30 साल की उम्र के मर्द जो हज़रात हैं उनमें जो रोज़मर्रा की हमें रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की वो है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। अब इसी तरह से 31 ईयर्स से 50 ईयर्स तक के जो मर्द हज़रात हैं उनमें भी सेम ही 2.4 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से जो ख़वातीन हैं 19 से 30 और 31 से 50 साल तक की उम्र के, तो उनमें भी सेम 2.4 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा के कंजम्पशन के लिए। लेकिन वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसका रेशो है 2.6 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से। और वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनमें 2.8 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है विटामिन B12 की।
تو اب دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے فوڈس ہیں جن میں وٹامن B12 کا وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہم ان کو استعمال کر کے ہم اپنے جسم میں وٹامن B12 کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو جو نمبر 1 پہ فوڈ ہے وہ ہے آرگن میٹ۔ اب آرگن میٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لیور یا کڈنی ہو، جیسے لیم لیور ہے، اس میں بھی تمام زیادہ مقدار میں وٹامن B12 پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے سارڈینز۔ سارڈین بھی ایک چھوٹی سی سافٹ بون فش ہے جس میں بھی زیادہ مقدار میں وٹامن B12 پائی جاتی ہے۔ تقریباً ایک سارڈین سے 150 گرامز وٹامن B12 ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر ہے بیف۔ بیف میں بھی وافر مقدار میں وٹامن B12 پائی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 186 گرام بیف کا اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں 200% آف RDI ہمیں اس میں مل سکتا ہے۔ اور بیف بھی وہ جس میں فیٹ والا حصہ کم ہو تو اس میں بھی ہمیں زیادہ کنسنٹریشن آف وٹامن B12 کا مل سکتا ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے کلیمز۔ کلیمز بھی جو ہے ایک شیل فش کا ٹائپ ہے، اس میں بھی وافر مقدار میں ہمیں وٹامن B12 اور پروٹین مل سکتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے فورٹیفائڈ سیریلز۔ سیریلز جو ہے وہ خاص طور پہ ویجیٹیرینز کے لیے ہے، کیونکہ یہ سے اینیمل سے نہیں حاصل کیا جاتا، اور اس سے بھی ہمیں وٹامن B12 وافر مقدار میں مل سکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے ٹیونا۔ ٹیونا فش میں بھی ہمیں وافر مقدار میں وٹامن B12 مل سکتی ہے، اور تقریباً اس میں 100 گرام فریش ٹیونا سے ہمیں 160% آف RDI ملتی ہے۔ اور ٹیونا میں وٹامن B12 کے ساتھ ساتھ فاسفورس، سیلینیم اور وٹامن A بھی کافی تعداد میں ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے ٹراؤٹ۔ ٹراؤٹ میں بھی جو ہمیں ریمبو ٹراؤٹ ہے اس میں زیادہ مقدار میں وٹامن B12 مل سکتی ہے۔ ٹراؤٹ میں وٹامن B12 کے ساتھ ساتھ ہمیں منرلز، پروٹینز اور ہیلدی فیٹس وافر مقدار میں ملتی ہے۔ 100 گرام آف ٹراؤٹ میں اگر ہم لیں گے تو اس میں 126% آف RDI موجود ہوتی ہے۔ اور نمبر 8 پر ہے سیلمن فش۔ سیلمن فش اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اور یہ وٹامن B12 کے لیے بھی ایکسیلنٹ سورس ہے، جس میں وٹامن B12 کے ساتھ ساتھ وٹامن B بھی موجود ہے۔ اس کا 178 گرامز جو ہے اس میں تقریباً 87% آف RDI ہمیں وٹامن B12 کا ملتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے یوگرٹ۔ یوگرٹ میں بھی وٹامن B12 وافر مقدار میں حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 10 پر ہے چکن۔ چکن میں بھی وٹامن B12 اچھے طریقے سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایگ، اور آخر میں شرمس۔ شرمس میں بھی وٹامن B12 اچھے تعداد میں ملتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والے دوسری ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اس وٹامن B12 کی کمی کو جلد سے جلد پورا کریں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ہے تو۔ مجھے اب اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک، تب تک اللہ حافظ۔